गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नेशनल इनकम का सेकंड पार्ट। तो कल हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो कल तक हमने ये पढ़ लिया था कि ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन एंड मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एनपी इज इक्वल टू डीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब हम उसके थोड़ा सा आगे चलेंगे। आज हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी, तो जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब है क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब है क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि हमारी कंट्री के अंदर एक दिन के अंदर कितनी प्रोडक्शन, एक साल के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई है गुड्स एंड सर्विसेज से। दैट इज कॉल्ड क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो जीडीपी का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितने गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। एंड जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। इट इज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी को हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं, और नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोलते हैं। तो इन दोनों को आज हम समझेंगे कि रियल जीडीपी क्या है एंड नॉमिनल जीडीपी क्या है। चलो बच्चों, तो सबसे पहले है हमारे पास नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी एट करंट प्राइस, मतलब जो हमने एक साल के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उसको हम किससे मेजर करेंगे? करंट प्राइस से मेजर करेंगे। और अगर ये बात करें हम रियल जीडीपी की, तो उसके अंदर हम जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने एक साल के अंदर प्रोड्यूस किए हैं उसको किससे मेजर करेंगे? उसको हम मेजर करेंगे एट कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, एक पर्टिकुलर बेस प्राइस के ऊपर, जो 2010 या 2012 का हमने ले रखा होगा, एक पर्टिकुलर बेस प्राइस के ऊपर। तो इसको एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करते हैं कि इसको एग्जांपल के साथ कैसे करना है। तो मान लीजिए कि इन 2010 जो प्रोडक्शन हुई वो दो गुड्स की प्रोडक्शन हुई हमारी कंट्री के अंदर। एक एग्जांपल के हिसाब से कि हमने 200 kg वीट पैदा किया एंड 500 kg राइस पैदा किया एंड 1000 हमने कार मैन्युफैक्चर, कार, राइस एंड वीट। तो 2010 के अंदर इसका प्राइस कितना था? इनका प्राइस था 10, इसका प्राइस था 20 और इसका प्राइस कितना था? मान लीजिए इसका प्राइस था 100 रुपीज। तो इसका टोटल जीडीपी हमें कितनी आ गई? 2500 एंड 10,000, 1 लाख। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया? 1,12,000 जीडीपी का प्राइस। तो हमारी मार्केट वैल्यू आ गई जीडीपी की 1,12,000। इसके अंदर प्राइस कौन सी है? 2010 की है और प्रोडक्शन हमारी कब की है? 2010 की है। और जो करंट ईयर चल रहा है, जो करंट ईयर चल रहा है, वो करंट ईयर चल रहा है 2020। 2020। तो 2020 के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन बढ़ी होगी या कम हुई होगी। तो हमने फाइंड आउट करना है कि 2020 के अंदर कितनी प्रोडक्शन चेंज हुई हमारी। तो 2020 के अंदर हमारी वीट होगी 5 kg, राइस हो गया हमारा 200 kg एंड कार्स जो थी वो होगी सिर्फ 50। तो इट मीन्स और ये क्या लिया हमने? प्राइस कौन सा लिया हमने? ये प्राइस जो लिया है ये हमने 2010 वाला ही लिया है। तो कौन सा लिया है? बेस ईयर लिया है,
बेस ईयर लिया है। तो ये कौन सी जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं हम? रियल जीडीपी। तो इन रियल जीडीपी प्राइसेस कौन से रहेंगे? हमेशा जो बेस ईयर के थे, जो 2010 के थे। सिर्फ और सिर्फ हमने किसके अंदर चेंजेस किए हैं? प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस किए हैं। और ये जीडीपी हमें एक्चुअल में बताएगी कि एक्चुअल में हमें प्रोडक्शन बढ़ी है या प्रोडक्शन कम हुई है। तो ये देखिए 5000 तो हमारी एक्चुअल में प्रोडक्शन हमें पता चल जाएगी, क्योंकि हमने इसको बोलते हैं रियल जीडीपी। हमने जीडीपी को किससे मेजर किया है? जो बेस ईयर के प्राइसेस हैं। अब इससे हमें क्या पता चला कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ी है या कम हुई है। प्राइसेस हमने इसके अंदर क्या रखे? कांस्टेंट रखे अपने प्राइसेस। ऐसे ही अगर हम इसको नॉमिनल जीडीपी के अंदर करेंगे, इसको रियल जीडीपी के बजाय अगर हम नॉमिनल जीडीपी के अंदर इसको करते हैं, तो नॉमिनल जीडीपी के अंदर हम कौन सा प्राइस लेते हैं? हमेशा करंट ईयर का प्राइस। करंट ईयर का प्राइस लेंगे कि 2020 के अंदर कितना प्राइस हमारा चल रहा था। तो 2020 के अंदर कितना प्राइस चल रहा था? प्रोडक्शन 2020 की हमें पता है, हमने निकाल ली थी, बट उसका प्राइस हम 2020 वाला ही लेंगे। तो 5 केजी अगर ये थे तो इसका प्राइस कितना था? 30 था। और इसका प्राइस कितना था? 50 था। 2020 का प्राइस था। और इसका प्राइस कितना हो चुका था बढ़ के? 200 हो चुका था। तो अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 15,000, ये आएगा हमारे पास 10,000, एंड ये आएगा हमारे पास 1,25,000 हमारी नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से हमारी टोटल मार्केट वैल्यू है इन गुड्स की। तो हमें इसके अंदर क्या पता चला कि अगर हम रियल जीडीपी लेंगे तो रियल जीडीपी के अंदर जो प्राइसेस लेंगे वो लेंगे बेस ईयर वाले, जिससे हमें एक्चुअल में पोजीशन पता चलेगी कि क्या हमारी इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन हो रखी है वो बढ़ी है या कम हुई है। बट अगर हम नॉमिनल जीडीपी लेंगे तो उसके अंदर प्रोडक्शन के साथ साथ प्राइसेस भी बढ़े हुए दिखा रहे हैं। तो हमें एक्चुअल में क्या लग रहा है कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ी है, बट एक्चुअल में जस्ट प्राइसेस आर इंक्रीज, प्रोडक्शन विल नॉट बी इंक्रीज्ड। तो ये चीज थी हमारी रियल जीडीपी की और नॉमिनल जीडीपी की। तो इसको अगर हम एक क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? इसके अंदर प्रोडक्शन 2020 इस साल की कितनी हुई? वीट की, वीट, राइस और कार्स की। ये है रियल जीडीपी, ये लेंगे हम नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से। तो रियल जीडीपी के हिसाब से हम वीट की प्रोडक्शन हमने 2020 की सबसे पहले प्रोडक्शन देखनी कि 2020 की प्रोडक्शन कितनी हो रखी है। तो 2020 की हमारे पास प्रोडक्शन आई 500, 1000 एंड 300 हमने काट दिए। तो जो रियल जीडीपी है इसके अंदर कौन सा प्राइस लेंगे? हम प्राइस लेंगे 2010 का, यानी कि बेस ईयर का। बेस ईयर कोई भी हो सकता है, 2010, 2015, जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया होगा वो बेस ईयर हम इसको मान सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसके अंदर बेस ईयर के हिसाब से 2010 के हिसाब से प्राइस जो रखे हैं वो हैं 10, 20 और 100। तो हमारी रियल जीडीपी के हिसाब से टोटल वैल्यू कितनी आ गई है? 5
5,000, 20,000 एंड 30,000। टोटल वैल्यू अकॉर्डिंग टू रियल जीडीपी हमारी आ गई है 55,000। बट अगर हम इसको नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से लेंगे तो हम प्रोडक्शन तो यही रहेगी, प्राइजेस कौन से लेंगे जो इस साल वाले हैं 2020 वाले, तो उसके हिसाब इस साल वाले प्राइस हमें पता है कि जो 2010 के अंदर प्राइस था इस साल उस चीज का प्राइस बढ़ गया होगा, 10 साल बाद उस प्राइस इन्फ्लेट कर दिए होंगे, तो अब उसका प्राइस कितना हो गया 220 हो गया, और इसका प्राइस 20 था तो इसका प्राइस 40 हो गया होगा, इसका 100 था तो इसका प्राइस कितना हो गया 200 हो गया होगा। बट प्रोडक्शन हमें पता ही है 2020 की कितनी हुई, तो 500 इंटू 20 करेंगे तो ये कितना आ गया 10,000, ये करेंगे तो कितना आ गया 40,000, एंड इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 60,000, तो ये आ गया 1,10,000। तो हमें एक्चुअल में क्या पता चला कि नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है 1,10,000, एंड रियल जीडीपी के हिसाब से हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है 55,000। तो एक्चुअल में जो ट्रू वैल्यू हमें दिखा रही है हमारी प्रोडक्शन की, कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ी है या हमारी प्रोडक्शन कम हुई है, वो दिखा रही है हमें अपनी रियल जीडीपी, क्योंकि इसके अंदर हमने प्राइसेस को तो कांस्टेंट रखा है पर सिर्फ ये चेक किया है कि एक्चुअल में प्रोडक्शन बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी के अंदर प्राइस भी हम इस साल के ले रहे हैं तो प्राइस ऑलरेडी इन्फ्लेट हो रखे हैं, प्रोडक्शन अभी इतनी हुई भी नहीं बट प्राइस इन्फ्लेट हो रखे हैं, जिसकी वजह से वो प्राइस भी हमें मार्केट वैल्यू डबल शो कर रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की कहानी। तो चलो इसके आगे हम थोड़े से कुछ पॉइंट्स करते हैं। तो आपको पता चल गया कि रियल जीडीपी क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करना है प्राइस से, कौन सा प्राइस बेस ईयर वाला, और नॉमिनल जीडीपी में कौन सा प्राइस लेना हमने करंट ईयर वाला। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद कई हमें अब क्या होता है हमें कन्वर्जन बोल देते हैं कि रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी के अंदर कन्वर्ट करो या नॉमिनल को रियल के अंदर कन्वर्ट करो। तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो क्वेश्चन में हमें जो पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में हमें इन तीनों में से कुछ भी दे देंगे, हमें कोई भी दो चीजें दे देंगे, जैसे वो बोल देंगे कि नॉमिनल जीडीपी इज 200, रियल जीडीपी हमने फाइंड आउट करनी है एंड प्राइस इंडेक्स है 110, तो फाइंड आउट रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी फाइंड आउट करना इजी है, 200 इंटू 100 ऑन 110 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये रियल जीडीपी आ जाएगा। ऐसे हमें कुछ भी दे सकते हैं हम, उसको हमने इसके अंदर फाइंड आउट इजीली कर लेंगे, दैट्स इट। इसके अंदर इतना ही था रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के। और जो अगला टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है जीडीपी एंड इट्स वेलफेयर। अब मेन टॉपिक ये है क्या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन हमारी मार्केट में बढ़ रही है, प्राइसेस नहीं, प्रोडक्शन अगर हमारी मार्केट में बढ़ रही है, हमारी हर साल प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो क्या हमेशा हम वेलफेयर की तरफ ही जाएंगे? अगर हमारी जीडीपी इंक्रीज कर रही है तो क्या हम हमेशा ही वेलफेयर की तरफ जाएंगे? तो इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं इसकी। तो सबसे पहले हम लिमिटेशन समझते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि जीडीपी के बढ़ने से हमेशा वेलफेयर नहीं होती, उसका मेन कारण है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अगर देश की जीडीपी बढ़ भी रही है तो उसका मोस्ट प्रोबेबली फायदा किनको होता है? रिचर पुअर, रिच पर्सन को होता है, और पुअर बिकम पुअर। तो जो मेन इनकम है वो रिच पर्सन के पास जा रही है और पुअर पर्सन के पास बहुत कम आ रहा है, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जीडीपी बढ़ने से हमेशा वेलफेयर नहीं होती है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है जो इनकम है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। दूसरा कारण है हमारे पास इसका कंपोजिशन ऑफ
जीडीपी की जीडीपी के अंदर उसको कंपोज मतलब उसके अंदर कैसे हमने बांटा हुआ है। मान लीजिए कि हम लगातार प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट वो प्रोडक्शन कर रहे हैं हम डिफेंस गुड की, तो उससे प्रोडक्शन तो बढ़ रही है बट उससे हमारी देश की वेलफेयर नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या आता है, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। और तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है इसके अंदर, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो सारे नॉन एक्सचेंज लाइक बार्टर सिस्टम की बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो होती तो हैं बट वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं आती। उसका कारण क्या है, बिकॉज ऑफ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। वो बार्टर सिस्टम चलता है, सामान के बदले में सामान दे देते हैं और वो गवर्नमेंट उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाती है। और जो चौथा कारण है वो है एक्सटर्निटीज। अब एक्सटर्नलिटीज के अंदर क्या आता है, एक्सटर्नलिटीज दो टाइप की होती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अब पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के अंदर हमें क्या पता होता है कि भाई अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम एक अपने घर के बाहर बहुत बड़ा पार्क बना देंगे तो उससे क्या होगा, वेलफेयर तो होगा बट जीडीपी इंक्रीज होगी नहीं, कुछ तरह की कोई प्रोडक्शन होगी नहीं होगी। साथ में अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का देखें जाए तो उसके अंदर क्या होगा कि हम अपने घर के बाहर अगर एक फैक्ट्री लगा देंगे तो उससे क्या होगा, जीडीपी इंक्रीज होगी बट उससे लोगों की वेलफेयर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो फैक्ट्री पॉल्यूट करेगी, पॉल्यूशन करेगी, जिससे हमारा सोसाइटी को नुकसान होगा। तो ये थी हमारी जीडीपी एंड इट्स वेलफेयर एंड उसकी लिमिटेशन, जो 4 लिमिटेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस एंड एक्सटर्नलिटीज। दैट्स इट। इसी के 4 हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके अंदर अभी 1-2 पॉइंट छोटा छोटा और रह गया, वो मैं आपको समझा देता हूँ। लाइक एक पॉइंट आता है कि फैक्टर इनकम कौन सी होती है एंड ट्रांसफर्स इनकम कौन सी होती है। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो फैक्टर इनकम कौन सी होती है, वो इनकम जो एक फर्म हाउस होल्ड सेक्टर्स को देती है जिसके बदले में वो काम करते हैं। बट की ट्रांसफर्स इनकम कौन सी होती है, ये होती है वन साइडेड इनकम, वन साइडेड पेमेंट की एक तरफ से दी जाती है, दूसरी तरफ से इसके लिए कोई भी काम नहीं किया जाता। तो ये देश की इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती है, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड ये चीजें नहीं होंगी, सिर्फ फैक्टर्स इनकम इंक्लूड होंगी क्योंकि इनके बदले में कोई काम नहीं किया जा रहा। लाइक ओल्ड एज पेंशन, जो ओल्ड एज पेंशन हो गई, जो सब्सिडीज गवर्नमेंट हमें दे रही है, ये जस्ट एक ट्रांसफर पेमेंट है, वन साइडेड पेमेंट है, बदले में हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बट इन फैक्टर्स इनकम अगर हमें काम दिया जा रहा है, हमें पैसे कंपनसेशन दी जा रही है, तो बदले में हम उसके लिए काम भी कर रहा है वर्कर। अगर हमें रेंट दिया जा रहा है तो बदले में हमने अपनी प्रॉपर्टी भी दे रखी है। तो ये चीज थी इसके अंदर फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। दैट्स इट राजे।